स्कूल में आपने शायद 4 या 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में असलियत में 22 स्टेट ऑफ मैटर है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने फिर से एक स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी की है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ऐसे बहुत कम ही ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ढूंढे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए अगर आप प्रकाश की गति से भी चलते हैं तब भी आपको 1 लाख सालों का समय लग जाएगा। गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक सुपरमैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में डालते हैं। इस ब्लैक होल का नाम है सजिटेरियस ए। यह ब्लैक होल लगातार किसी न किसी चीज को अपने अंदर खींचता रहता है। जब भी कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वह पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर उसका चक्कर लगाने लगती है। यह सब कुछ ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से होता है। जब बहुत सारा मैटर ब्लैक होल का चक्कर लगाते समय एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इसी फ्रिक्शन की वजह से ही हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होने लगती है, जो ब्लैक होल के आसपास एक चमकती हुई रिंग को फॉर्म करती है। वैज्ञानिक इस रिंग को अक्रीशन डिस्क नाम से बुलाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में जो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वह असल में कुछ और नहीं बल्कि एक अक्रीशन डिस्क ही है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने इसी डिस्क के आसपास कुछ बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को वैज्ञानिकों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने स्पेस ऑब्जेक्ट्स की एक नई कैटेगरी की फॉर्मेशन की। इस कैटेगरी में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को जी ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। 2020 में वैज्ञानिकों ने ऐसे 6 अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्हें सबसे पहली बार 2 दशक पहले ढूंढा गया था। वैज्ञानिकों ने उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का नाम G1 और G2 रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर ऑब्जेक्ट की लंबाई करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले ऑब्जर्व करने पर जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े गैस के बादल लग रहे थे, लेकिन जब उन्हें थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तो इनमें तारों की क्वालिटीज दिख रही थी। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यह ऑब्जेक्ट है क्या और इसे एक तारा माना जाए या फिर एक नेबुला। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेबुला किसे कहते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। वैज्ञानिकों ने अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये पता लगाया था कि यह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ब्लैक होल के करीब जा रहा है। करीब जाने के साथ साथ ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इसकी लंबाई को भी बढ़ाता जा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में 170 से 1600 सालों का समय लगता है। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि G2 ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा सा बादल है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से खिंचता चला जा रहा है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों का यह एक्सप्लेनेशन गलत साबित हो गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि असल में यह ऑब्जेक्ट तारों की वजह से ही फॉर्म होते हैं। वह बताते हैं कि एक ब्लैक होल के आसपास बहुत सारे बाइनरी स्टार मौजूद होते हैं जो उसका चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बाइनरी सिस्टम तारों के एक ऐसे जोड़े को बोलते हैं जिसमें 2 तारे एक दूसरे का ही चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार यही तारे आपस में टकरा जाते हैं और पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, लेकिन नई रिसर्च में ये पता चला है कि यह तारे हर बार पूरी तरीके से खत्म हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरह से 2 ब्लैक होल आपस में मिलकर एक विशाल ब्लैक होल की फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही कभी कभी बाइनरी स्टार आपस में टकराने के बाद एक बहुत ही विशाल तारे की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी धूल और गैस रिलीज होती है जो इस तारे का चक्कर लगाने लगती है। यह बिल्कुल शनि ग्रह की रिंग की तरह होती है जो तारे के अराउंड कुछ करोड़ सालों तक चक्कर लगाती रहती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब यही रिंग ब्लैक होल के अंदर जाना शुरू करती है तो उससे जी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। यही कारण है कि इन ऑब्जेक्ट में हमें एक बादल के साथ साथ एक तारे की भी क्वालिटी दिखाई देती है। अभी भी इन ऑब्जेक्ट पर रिसर्च की जा रही है और कुछ भी निश्चित होकर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह एक्सप्लेनेशन इस ऑब्जेक्ट्स को फिलहाल के लिए सबसे अच्छे से
डिफाइन करता है। व्हाट क्लियर द हेज आफ्टर द बिग बैंग। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही बड़े धमाके से हुई थी, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। जब हमारे ब्रह्मांड में पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं फॉर्म हो रही थी, तब हमारा ब्रह्मांड आज की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। आज आपको पृथ्वी के आसमान से बहुत सारे तारे और ग्रह देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती 1 अरब सालों तक यह एक तरह की धुंध से ढका हुआ था। यह धुंध हाइड्रोजन के एटम से बनी हुई थी, जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से ब्रह्मांड की सारी लाइट को ब्लॉक कर देते थे। यही कारण है कि तब ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी तरह की लाइट दूर तक नहीं जा पाती थी। लेकिन बिग बैंग होने के 1 अरब साल बाद हमारे ब्रह्मांड में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मात्रा बढ़ने लगी। वैसे तो यह रेडिएशन हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन इसने ब्रह्मांड को साफ करने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। इसकी वजह से ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन की धुंध गायब हो पाई और तारों से निकलने वाली लाइट लंबी डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करने लगी। ब्रह्मांड की इस एरा को वैज्ञानिक इपोक ऑफ रीआयनाइजेशन कहते हैं। अब यह सब कुछ सुनने और जानने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वैज्ञानिक एक सवाल को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अभी भी ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि आखिर उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स क्या था। वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप के जरिए उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स जानने के लिए बहुत सारी रिसर्च एंड स्टडी की, लेकिन उन्हें कोई भी बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक पेपर को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही चमकदार और बहुत दूर मौजूद क्वासार की डिस्कवरी के बारे में बताया। जब इस पर और ज्यादा रिसर्च की गई तो यह पता चला कि यह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे चमकदार क्वासार्स में से एक है। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि क्वासार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्पेस न्यूज में बताया था कि एक गैलेक्सी के ब्लैक होल के आसपास अक्रीशन डिस्क मौजूद होती है। इसकी ब्राइटनेस कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि यह पूरी आकाश गंगा से भी ज्यादा तेज चमकने लगती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाला मैटर अंदर जाने से पहले बहुत सारी एनर्जी को बाहर रिलीज कर देता है। यह एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती है, लेकिन इन्हें ज्यादातर रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही डिटेक्ट किया जाता है। इसी एनर्जी रिलीजिंग अक्रीशन डिस्क को क्वासार नाम से बुलाया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह हमेशा गैलेक्सी के केंद्र में ही मौजूद होते हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह ब्लैक होल के अंदर से निकल रहे हों। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली एक इलस्ट्रेशन में भी आपको शायद ऐसा लग रहा है जैसे यह सारी एनर्जी ब्लैक होल के अंदर से निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज जाती है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती, और यही चीज इन क्वासार्स पर भी अप्लाई होती है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिसर्च करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता लगाई। हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय में मौजूद धुंध को हटाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं क्वासार्स का हाथ था। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर धुंध को हटाने के पीछे गैलेक्सीज और उनमें मौजूद पावरफुल क्वासार्स ने ही मदद की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक वैज्ञानिक के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय में इतने सारे क्वासार्स मौजूद ही नहीं थे कि वह इतनी सारी धुंध को खत्म कर पाए। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि क्वासार्स के साथ साथ ब्रह्मांड में कोई और भी ऐसी चीज मौजूद थी जो ब्रह्मांड को क्लियर करने में मदद कर रही थी। अभी भी वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप ब्रह्मांड की बहुत पुरानी गैलेक्सीज को देख सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस छोटी सी तस्वीर में हर एक बिंदु एक गैलेक्सी को दर्शाता है और इसमें करीब 20,000 गैलेक्सी मौजूद हैं। न्यू स्टेट ऑफ मैटर। आपने अपने स्कूल में 4 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। स्टेट्स ऑफ मैटर हमें ये बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद पार्टिकल किस तरीके से आपस में बंधे हुए हैं। एक सॉलिड के अंदर मौजूद पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब सॉलिड ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वह ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर लेता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब लिक्विड को एनर्जी दी जाती है तो वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस को एनर्जी दी जाती है तो वह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है।
वैज्ञानिकों ने जिस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया है उसे किसी नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल से समझना बहुत मुश्किल बात है। इस स्टेट ऑफ मैटर का नाम है कायरल बोस लिक्विड स्टेट और वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके जरिए वह क्वांटम स्केल पर होने वाले मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बोतल है और उसमें पानी भरा हुआ है। जब आप उस बोतल के पानी को बाहर फेंकते हैं तो नॉर्मल लाइफ में वह इधर उधर बिखर जाता है। कहने का मतलब ये है कि पानी के बाहर निकलने का कोई भी पैटर्न या फिर ऑर्डर नहीं होता। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इस मैटर को जब फ्रस्ट्रेटिंग क्वांटम सिस्टम में रखा जाता है तो यह हमेशा एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी एक ऐसा पैटर्न जिसे वैज्ञानिक आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि फ्रस्ट्रेटिंग क्वांटम सिस्टम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स को कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि वह नॉर्मल तरीके से इंटरेक्शन ना कर पाए। आसान शब्दों में बोलूं तो इस सिस्टम में वैज्ञानिक पार्टिकल को नॉर्मली बिहेव करने से रोकते हैं ताकि उन्हें उस पार्टिकल की कुछ नई प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज देखने को मिल पाए। कुछ ऐसा ही कायरल बोस लिक्विड स्टेट के केस में भी किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।